नमस्कार, स्वागत है आपका एच एस न्यूज़ में। और आज हम जिस बड़े मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो है भारत चीन का मुद्दा, जो अभी भी गर्म है। और आज हम जिस बड़े मुद्दे पे बात करेंगे वो है 1962 की गलती क्या भारत ने फिर दोहराई है, और क्या कारण थे जिससे हमें ये एक सबक मिला कि हमारे ऊपर फिर से एक हमला हुआ। क्या हमने 1962 से नहीं सीखा है, और क्या कारण रहे कि 1962 वाली गलती हमने दोबारा दोहराई। हमारे साथ हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या गलती थी 2020 में भी जो 1962 वाली हमने गलती की, क्या 2020 में भी हमने वही गलती दोहराई, और क्या रीज़न आप समझते हैं कि इस गलती से हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। देखिए, ऐसा है, चाइना ने अपनी ये नीति शुरू से रखी हुई है कि वो हमारे धरती पे एनक्रोचमेंट करता रहेगा। उसकी नीति इसलिए है, वो कहता है कि हम जो नक्शा अपना समझते हैं वो आप नहीं समझते, आप जो नक्शा समझते हैं हम नहीं समझते, और इसलिए हम धरती पे आना चाहते हैं, आप धरती पे आना चाहते हैं, और हम दोनों के बीच में ये नासमझी हो रही है। ये चाइना का कहना है। पर चाइना का सिर्फ कहना ही भर है, जब कहने के बावजूद भी उससे पहले भी हमारे पे चाल चलने की कोशिश की वेरियस वेज पे, चाहे पेट्रोलिंग पे हो चाहे किसी तरीके के हो। तो उसने जैसे 1962 के बाद जब वो हमारी लड़ाई हुई थी, हम उसके ऊपर नहीं हुई थी, सब स्टेशन बात करेंगे। 67 में उस वेपन्स ले जाते थे, धक्का मुक्की वैसे ही होती थी। और उस समय हमारी जो एक जनरल, उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए, और उन्होंने अपने समझाया। और चाइनीज को जब हमारे पे हमला करा, चाइनीज धोखे से 50 मार दिए, तो हमने भी करीब 400 मार दिए। चाइना को समझाना चाहिए हुआ। अब देखिए, जो बात आप कह रहे हो अभी की है, हमारा सिस्टम क्या है ये समझिए। हमारा सिस्टम ये है कि हमारे पास एक पैरामिलिट्री फोर्स है आईटीबीपी, जो चाइनीज बॉर्डर है, बीएसएफ वेस्टर्न बॉर्डर पे है, चाइनीज बॉर्डर पे अब, और ये है होम मिनिस्ट्री के अंडर। और डिफेंस है, धरती का डिफेंस की बात हो रही है। हमारी नीति को देखिए, हमने एक पैरामिलिट्री फोर्स को बॉर्डर पेट्रोलिंग पे रखा है, और कई रीजन देते हैं कि हम आर्मी को थकाना नहीं चाहते, उनको इत्यादि इत्यादि कई रीजन हैं। वो मेरे ख्याल से वो रीजन गलत है। और कहते हैं कि जब लड़ाई शुरू होगी तो ये आईटीबीपी फौज के अंडर आ जाएगी। पर जब ये रिपोर्ट कर रही है, जैसे चाइनीज का दखल हो रहा था अभी मई के बाद या अप्रैल के बाद, जब जो डेट है, तो चाइनीज आईटीबीपी जो रिपोर्ट कर रही थी, उसको रिपोर्ट डायरेक्टली आर्मी कमांडर को करना चाहिए था। वो उसके अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो हम होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेंगे, और होम मिनिस्ट्री ने आपस में कहने का मतलब हमारा रिएक्शन और ये है, एक कंट्री की दो फोर्सेस एक ही बॉर्डर पे, और दोनों के कमांड एंड कंट्रोल डिफरेंट है। ये जो चीज है, चाइनीज भी हमारी हंसी उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा, तो ये हमें तो आपको सर, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि जैसे आप कह रहे हैं कि आईटीबीपी जो है सीधे होम मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, डिफेंस मिनिस्ट्री को नहीं सौंपती है, तो क्या यहाँ राजनाथ सिंह की गलती है कि राजनाथ सिंह ने ये बात, क्योंकि एज अ मिनिस्टर, एज अ डिफेंस मिनिस्टर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनता को ये जवाब देंगे कि अगर आईटीबीपी ने ये बात होम मिनिस्ट्री को दी है, या फिर मैं समझ गया। देखिए, राजनाथ सिंह की गलती इसलिए नहीं है कि ये तो सदियों पुराना रूल बनाया हुआ है शुरू से। हमें तो जाना पड़ेगा ये रूल बना कब। पहली बात तो है, हमें जाना पड़ेगी हिस्ट्री में कि आईटीबीपी और पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई किस लिए। जब बनाई तो होम मिनिस्ट्री अंडर में क्यों रखी? क्या बात थी कि आपने होम मिनिस्ट्री के अंडर रखी और डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं रखी? अमित शाह की बात होगी, मैं बात करना चाहूंगा। अमित शाह और अमित शाह जो है अभी होम मिनिस्टर हैं, उनकी मिनिस्ट्री ये अभी नहीं, ये है 1955 के से चल रही है, पुरानी गवर्नमेंट से चल रही है, और ये नीतियां बदली नहीं गई हैं। मैं ये बात मानता हूं कि इस नीति को बदलने के लिए कोई भी सरकार को देख लेना चाहिए था। सरकार जब देखती है तो अब अपने एक्सपीरियंस लोगों से बात करनी चाहिए।
हाँ, शायद इस सरकार ने भी देरी करी है, नहीं देरी करी, पर मुझे पक्का पता है कि ये प्रधानमंत्री इसको बदला रहे हैं, इसमें बदलाव ला रहे हैं। और ये हमारे को खुशखबरी है कि आज नहीं तो कल। पर देखिए, अब मैं आपको बात सारी ये है, ये मिनिस्टरों की बात नहीं होती कि एक मिनिस्टर ने रूल नहीं बनाया होता। ये ब्यूरोक्रेसी जो है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों बनाया है? क्योंकि आईपीएस के अफसर को नौकरी देनी है। हर एक का डीजी आईपीएस अफसर है, वो डीआईजी लेवल पे ज्वाइन करता है, तो उसको सब सीनियर पोस्ट चाहिए, और वो आर्मी के अंडर में रखोगे तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लड़ाई के टाइम ही आर्मी के अंडर में आएंगी, और उस समय आपको ये भी आईपीएस ऑफिसर नहीं देखेंगे वहां पे। मैं आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ नहीं हूं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, जब उनको ट्रेनिंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। पर क्वेश्चन ये है, अब आईटीबीपी को या तो जब लड़ाई शुरू होने से पहले स्ट्रेट अवे कमांड एंड कंट्रोल आर्मी के अंडर कर देना चाहिए। अब आप रिपोर्ट करेंगे आर्मी को, और ये हो जाना चाहिए था जब हमारे टेंशन क्रिएट हुई थी अप्रैल से पहले। अगर करना है तो इससे करी जानी चाहिए, ये रूल जरूर बनना चाहिए था। हर एक गवर्नमेंट फेल हुई, पर तो क्यों? आपको क्या लगता है सर कि जैसे आप क्या कह रहे हैं कि सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो मिनिस्ट्री को थी, जब पहले भी आप बहुत ही सीनियर, तो पहले जो हो रही थी सब गड़बड़ यही होती थी, हर जगह यही प्रॉब्लम होती थी, जब होती थी यही पर बोलता कोई नहीं था, क्योंकि ऊपर वाले जो हैं, हमारे कमांडर की भी कमजोरी है, वो ठाकुर सुहाती बोलना चाहते हैं जो ठाकुर साहब को पसंद आए, तो इसीलिए नहीं वो बात करते। ये गलती हमारी इन हाउस भी है, मैं ये नहीं कह रहा ब्यूरोक्रेसी की गलती है, ये हमारे सीनियर कमांडर्स की भी गलती है कि उन्होंने क्यों नहीं ये पॉइंट रेस किया। और जब वो देख रहे थे कि गलवान में क्या 10 कस्बे अंदर आ रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया? आपके पास एयरफोर्स थी, आपके पास आर्मी थी, और एक्शन उस समय लेना चाहिए था। मैं ये बात उनकी मानने को तैयार हूं कि जो पहली कांटेक्ट पॉइंट फोर्स थी आईटीबीपी, उसने रिपोर्ट नहीं करी ठीक से, जो भी है, पर सबको पता चल गया था। तो हमें इसका भी बहाना नहीं लेना चाहिए। ये बात हुई, बात ओवरऑल कमजोरी है ये, और ये जो इन डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के अंडर फोर्सेज हैं, ये इस पॉलिसी का नतीजा है। इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। सर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या तीनों सेना, जैसे अभी सीडीएस बन गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसका हमने असर भी देखा है कि तीनों सेनाओं में अब कोऑर्डिनेशन अच्छा आ गया है, क्योंकि अभी तक होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्या इसको भी सीडीएस के अंदर डाल देना चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है बिपिन रावत के अंडर काम करें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ही शायद चाइना को आज हमारे बॉर्डर पे आने का मौका मिल गया। देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है, ये बहुत कम लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, मैं क्वाइट सरप्राइज्ड हूं। पर क्वेश्चन ये है कि एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी दो कंसेप्ट बने हुए हैं, और उन्होंने एक को होम मिनिस्ट्री के अंडर में, एक को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। मेरे ख्याल से एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में होनी चाहिए, क्योंकि फौज का भी काम इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। आप आरआर बटालियन में आर्मी को डालते हैं, आप जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी को बॉर्डर पे लगाते हैं, वैसे इनको यहां करते हैं। तो मेरे ख्याल से इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर एक होना चाहिए। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी में बीएसएफ और सीआरपी को लगाते हैं, बेशक लगाएं, पर उनकी बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक सब कुछ आर्मी के अंडर होना चाहिए, ताकि जब लड़ाई के दौरान एक दूसरे की लैंग्वेज समझें, एक दूसरे की सिग्नल्स, एक दूसरे का जो आइडियोलॉजी है वो समझें। इस समय ये बात बहुत गलत होती है कि आईटीबीपी कहती है, बीएसएफ कहती है हम होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेंगे, और दुश्मन सामने खड़ा है। अब दुश्मन ये थोड़ी है कि अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई तो हम नहीं करेंगे, ये तो ड्रामा हो जाएगा। हमको जब पता है सिक्योरिटी थ्रेट हो गई है, तो अगर गलती पहले कर बैठे हैं, पर अभी ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अभी असम राइफल और आईटीबीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, वो कहता असम राइफल हमारे अंडर होनी चाहिए। असम राइफल कह दिया मैं बहुत पुरानी हूं, वो आर्मी रूल कर रही है। क्वेश्चन है, आपको बीमारी है, आईपीएस ऑफिसर आर्मी के अंडर काम नहीं करना चाहता, तो अगर वो आईटीबीपी में बैठा रहेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी ऑर्डर लेने की। पहली जो बात है, वो फौजी नहीं है, वो क्या ऑर्डर लेगा? उसको तो वो अपने कमांड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो करिए, एक बटालियन कमांड कराने के दे दीजिए, उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
तो ये जो है प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई है। आप किसी की कमजोरी छुपाने के लिए आपने इतने बड़े ड्रामे किए हुए। ओके, क्या अब कितना टाइम लग सकता है ऐसा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, तो कितना अगर टाइम? अगर मोदी साहब डिसाइड करें तो इन 1 साल 1.25 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, ये ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर प्रॉब्लम वही आएगी, अरे डायरेक्टर जनरल जो इतने सारे बनते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ये अब सबको लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक दे के बैठे हुए हैं, वो इतने कम, प्रमोशंस कम हो जाएंगी। प्रॉब्लम यहाँ है सारी की सारी। तो सारी अंदर की प्रॉब्लम है, हमारे घर की, और वो हम बाहर लेके बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर। ये गलत बात है। तो ये जो पुरानी सरकारों ने किया है उसका खामियाजा शायद आज हमें भुगतना पड़ रहा है चाइना। और आप जैसे लोग जो हैं, जो समझदार हैं, और जो उसको समझ आ गई है, अब वो चैलेंज करती है। जब तक इस चीज को चैलेंज नहीं किया जाएगा, डेमोक्रेसी में इसी का यही तो मतलब है डेमोक्रेसी में, कि जहां जहां खामी है, जो प्रॉब्लम्स है, खामियां हैं, उसको दुरुस्त करो। ये देश के हित की बात हो रही है, किसी के पर्सनल नौकरी और पेशे की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे देश का हित आता है, और देश का हित यही होगा कि आईटीबीपी, आर्मी या बीएसएफ, आर्मी एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में हो। आईटीबीपी तो बेसिकली मैं माउंटेन इन्फेंट्री बोलता हूं इसको, ये बेस्ट माउंटेन इन्फेंट्री है। हाँ, वो उसको मालूम बोलिए, उसको आप बोलिए डेजर्ट इन्फेंट्री, जो भी बीएसएफ को बोल रहे हैं। कहने का मतलब है ये आर्मी से कम नहीं है। इनकी एक एक जवान बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आप वेस्ट क्यों करते हैं इसको? ये हमारी गलती है। इसको हमको बहुत महंगी पड़ेगी। अभी तक चाहे बीएसएफ बांग्लादेश के बॉर्डर में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, हर जगह खड़ी होती है, और लोग कहते हैं नहीं, हम फौजी को नहीं आगे करना चाहते। मतलब क्या है इसका? ये सारा हमारे जो मेंटालिटी है, ये गलत बनी हुई है, थिंकिंग गलत बनी हुई है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि कुछ खबरें जो कि कंफर्म रिसोर्सेज से हमें मिल रही है कि चाइना 104 से 105 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में आ गया है, और सिर्फ अभी वो 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे गया है। तो क्या ये भारतीय मीडिया, जो हम पत्रकार हैं, क्यों छुपा रहे हैं चीज को? नहीं, और इसको मैं करेक्ट कर देता हूं कि ये जो गलवान की वैली में भी उनका हिस्सा है। हम सोच रहे थे गलवान और अलग है, और सिर्फ अक्साई चिन्ह है उनका। गलवान की वैली में भी उनका हिस्सा है, और हमारा भी हिस्सा है, दोनों का है। तो उस बात को लेकर ये कंफ्यूजन था, जहां पे आईटीबीपी कंट्रोल में थी, पेट्रोलिंग में थी, और इसलिए नहीं आया। पर वो फिर भी काफी किलोमीटर चल के अंदर आए हमारे, 110 नहीं, काफी किलोमीटर चल के आए। क्वेश्चन ये है कि अब कितना है, ये तो अभी कमांडर से पता चल जाएगा। 4 किलो है, 5 है, 7 है, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है, हम उनको पीछे अब खाली करने को कह रहे हैं या नहीं कह रहे, और अगर चाइनीज खाली करने से मना करते हैं तब हमारा एक्शन क्या होगा, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है सर, चाइना अब क्या डर गया है कि ये सरकार जो है एग्रेसिवली जो है चाइना को घेरने की कोशिश कर रही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, सबसे खतरा है। चाइना सबकी जमीन पे कब्जा करना चाहता है, वो चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो जापान के कुछ जगह हो, या फिर जो है म्यांमार जैसे छोटी छोटी कंट्रीज है, या फिर तिब्बत को हम ले लें, जैसे चाइना हमेशा से चाह रहा है उसको कब्जा करने का। श्रीलंका को भी ऐसे उसने कई फोर्स दिए हैं कि उसको कब्जा करे। तो ये क्या आपको लगता है कि चाइना बैकफुट पे है, और किस तरह जो है चाइना? देखिए, चाइना बैकफुट पे है। चाइना इस समय बैकफुट को देख रहा है, और ये अच्छा है कि सारी कंट्रीज ने इकट्ठा प्रेशर डालना शुरू किया है। ये मैं मानता हूं कि ये एक हमारे अमेरिकन की बड़ी चतुराई है कि उन्होंने ठीक टाइम पे इंटरवीन किया, नेवल फोर्स से प्रेशर डाला, और क्वाड बनाया। जो है क्वाड की जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, हम भी हैं, सारे मिलके इस बात को विचार कर रहे हैं। और चाइना का ये कमजोर एरिया है, साउथ चाइना सी, और हम यहाँ पे 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये सारी की सारी अब उसके गश्त लगा रही हैं। चाइना अब प्रेशर में आ गया है, और यहाँ पे जापान का। तो क्वेश्चन ये है, अब हमारे को इसमें कोई हमें विचलित नहीं होना। चाइना पे निरंतर प्रेशर डाल के रखना है, हमको लद्दाख में प्रेशर डाल के रखना है।
देखो, एक इजरायली अफसर ने मुझसे मेरे बात की थी, उसने कहा जब आपको पहले ही पता चल गया था कि उसकी आर्मी चाहे आके थ्रेट कर रही है आपको उसको अटैक कर देना चाहिए था। आप किस लिए एयरफोर्स है आपके पास? आप 62 की जो है गलती मत दोहराइए। जब एयरफोर्स है, खड़ी है, उसका इस्तेमाल करिए और रोकिए चाइना को। अभी देखिए, चाइना अंदर जहाज आया है, उसको निकाल दिया जाता। पेंगोंग में जो फिंगर्स में प्रॉब्लम है, 4 से लेके 8 तक जो भी है, 1 से लेके 8 तक जो भी प्रॉब्लम है, हम इसको स्पेल आउट नहीं कर रहे। पर क्वेश्चन है तो आपके पास वेपन है, आप उसको सॉल्व करिए। कमांडर्स बैठे हैं ऑन द ग्राउंड, हम लोग तो यहाँ दिल्ली बैठे हुए हैं, हम क्यों विश्लेषण करें? जी। जब उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। या किसी बात से विलंब है, ये बात है। देर तो हो गई क्योंकि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी और ये बीच में तालमेल की बात आई। चलो, एक गलती हुई। दूसरी गलती तो ये ना करें कि हम बैठे ही रहें। तो अगर ये सोच है कि पाकिस्तान चाइना हमारे अंदर घुस गया है, तो उसको आप उड़ाइए, या फिर टेबल ठोक के कहिए नहीं अंदर आया, ठीक है, हम मान जाएंगे, क्योंकि हम तो मान गए हैं। पर आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपका कन्विक्शन होना चाहिए, करेज ऑफ कन्विक्शन आपकी आवाज में कि कोई नहीं अंदर, बात खत्म। तो बहुत बड़े सवाल आज उठे हैं सर, और बहुत ही अच्छा आपने साफ सुथरा आंसर दिया है। इसका समझाने की कोशिश करी है कि गलतियां कहाँ हुई हैं और आप कहाँ हम स्टैंड करते हैं और आगे हम किस तरह से उनको। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो है कि इसमें पाकिस्तान प्रेशर डाल रहा है, नेपाल जो है हमारे पर प्रेशर डाल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, और यहां तक कि वो चाइना भूटान को भी प्रेशराइज कर रहा है। म्यांमार में उसने बेस बनाया है, बांग्लादेश में बेस बनाया है। अब हमें को 10-15 दिन रुकना पड़ेगा कि उनका रिएक्शन क्या होता है। देखिए, अभी इक्वेशन बनी पूरी नहीं है। अभी क्या नेपाल का रिएक्शन होता है, नेपाल के तो अब तो यहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ओली कहने के भगवान रामचंद्र भी नेपाल के थे। क्वेश्चन ये है, वो सांस्कृतिक एंगल पे हमको अटैक कर रहे हैं, वो मिलिट्री एंगल पे अटैक कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल एंगल पे हम पे अटैक कर रहे हैं। ये जो है, हमारी नीति को बदलाव लाना पड़ेगा, हमारी नीति में बड़ा चेंज आना पड़ेगा। तो केपी ओली शर्मा जो कि नेपाल के अभी पीएम है, क्या उनको लालच दिया जा रहा है? क्योंकि प्रचंड जो है उनके साथ जो पार्टी के लीडर हैं उसमें पार्टी में, वो इस चीज को बिल्कुल ही डिनाई कर रहे हैं कि जो ओली कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। तो क्या लालच चाइना दे सकता है सर नेपाल को कि ओली जो है बिल्कुल चाइना की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, नेपाल चाइना बड़ा चतुर है। चाइना कहेगा ये देखिए पैसा है जितना है, आपको रेलवे चाहिए, ये चाहिए, ध्यान रखिए, और मेरी तोपें भी खड़ी हैं, इस पे भी ध्यान रखिए। तो चाइना जो है बड़ा, जैसे कि एक आदमी भिखारी के रूप में आता है किसी के पास, देखिए मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये छोटी सी बंदूक है, और बंदूक तानता है। तो वही चाइना की बात भी है। तो कहेगा सब कुछ ठीक है, पर याद रखना मैं आपकी लैंड भी ऑक्यूपाई कर सकता हूँ, और वो कर देगा। और नेपाल की लैंड ऑक्यूपाई भी शुरू कर दी है। तो साहब, चाइना साम दाम दंड भेद सारा कुछ कर रहा है नेपाल के साथ। चाणक्य की नीति चाइना चला रहा है, चाणक्य को हमने पैदा किया है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर ऑफिसर, आपने बहुत ही उम्दा सा आंसर दिए हैं, समझाने की कोशिश करी है हमारे दर्शकों को कि कहाँ पर कमी है और हम किस एंगल से जो किस तरह जो है दुश्मन देशों को हम जवाब दे सकते हैं, और आगे जो हमारे से अभी गलतियां हुई है उसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।